हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लोग वर्ग 10वीं का फिजिक्स का पहला चैप्टर रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन सीरीज है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। वह सतह जो प्रकाश को लौटा दे, यानी प्रकाश को लौटाने वाली सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। आगे देखेंगे प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है आपतित किरण किसे कहते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। परावर्तित किरण किसे कहते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को, दर्पण से लौट कर जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद है आपतन बिंदु। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट में अब हम लोग चलेंगे अविलंब से, फिर देखेंगे अविलंब से। ठीक है, अभी हम लोग अविलंब से देखेंगे अविलंब किसे कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम अविलंब कहते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे दर्पण किसे कहते हैं। कांच का बना हुआ पदार्थ जो एक ओर से रंजित किया हुआ हो या रंगा हुआ हो उसे हम दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से निरूपित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किरणों का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये मैट्रिक में पूछा जाता है। पहला नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मेरा देखने के लिए कितने वस्तुओं की आवश्यकता होती है। देखने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक तो आँख और दूसरा प्रकाश। आँख चाहिए देखने के लिए, प्रकाश की उपस्थिति में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु को हम कब देख पाते हैं। जब वस्तुओं पर प्रकाश पड़ती है और वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है या प्रकीर्णन होता है, फिर हमारे आंखों तक आता है, तब हम जाकर किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो कहने का मतलब जब वस्तुओं पर प्रकाश पड़ती है और वस्तुओं से प्रकाश टकराकर पुनः हमारे आंखों तक आती है, इस घटना के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं इस पे देखेंगे। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्रकृति में पाए जाने वाले जो खुद ब खुद प्रकृति द्वारा निर्मित है उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य, तारे, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। लालटेन, बल्ब, दिया, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग कि सूर्य और तारे कैसा प्रकाश स्रोत है। सूर्य और तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। दिया, लैंप और लालटेन कैसा प्रकाश स्रोत है। तो ये जो आपका है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रकाश स्रोत में क्या होता है। प्रकाश स्रोत में एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे आप लैंप की बात करें, दिया की बात करें, तो उसमें तेल को हम प्रकाश में बदलते हैं और तेल में रासायनिक ऊर्जा होता है तो उसको हम प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लालटेन और लैंप क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बिजली के बल्ब और टॉर्च में क्या होता है। बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है और टॉर्च में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। या टॉर्च में जो रासायनिक ऊर्जा होता है बैटरी में, उसको प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश खुद ब खुद निकलते रहती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ ट्यूबलाइट, सूर्य, तारे, ये सब प्रदीप्त वस्तु हैं जिनसे जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रदीप्त वस्तु पे लेके चलते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। जिन वस्तुओं से खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, ईंट, ये सब अप्रदीप्त वस्तु है। अगर बल्ब बंद है तो वो भी अप्रदीप्त वस्तु है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। हम अप्रदीप्त वस्तु को कैसे देखते हैं? जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलती है उसे आप कैसे देखते हैं? जैसे अभी आप हमको कैसे देखते हैं? ट्यूबलाइट से लाइट निकलता है, मेरे चेहरे पे जाता है और मेरे चेहरे से रिफ्लेक्ट होकर कैमरा पे जाता है और आप मुझे देखते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तु को हम कैसे देखते हैं? जब किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलती है और अप्रदीप्त वस्तु पे पड़ती है और वहाँ से टकरा के हमारे आंखों तक आती है, तब हम अप्रदीप्त वस्तु को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चंद्रमा अप्रदीप्त है या प्रदीप्त? चंद्रमा अप्रदीप्त है कि प्रदीप्त? तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा को खुद रोशनी नहीं है, ये सूर्य की रोशनी से चमकती है, तो चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा को हम कैसे देख पाते हैं? चंद्रमा को हम कैसे देख पाते हैं? जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है और चंद्रमा से टकरा कर हमारे आंखों तक आती है, तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकीर्णन किसे कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणों का किसी कण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलने और छितरने की घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की किरणों का किसी कण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलने और छितरने की घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किस घटना के आधार पर हम अंधेरे में रखे वस्तु को देख पाते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो वस्तु अंधेरा में भी है फिर भी आप उसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से उस पर प्रकाश पड़ रहा है और फिर वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आ रहा है, हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। मैट्रिक में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर जिस सरल रेखा पथ पर गमन करती है उसे हम प्रकाश की किरणें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखा पर तीर का चिन्ह क्या बताता है? सरल रेखा पर तीर का चिन्ह प्रकाश की दिशा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अब समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब तीनों को बारी बारी से देखेंगे। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसमें किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। नेक्स्ट देखेंगे, अभिसारी किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है अपसारी किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। समांतर किरण पुंज के सभी किरणें समांतर होंगी, अभिसारी किरण पुंज के सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलेंगी और अपसारी किरण पुंज के सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाएंगी। नेक्स्ट में देखते हैं। अब ये तीनों का परिभाषा लिखा हुआ है, हम लोग अभी तुरंत पढ़ लिए थे, हम लोग इसको तुरंत अभी पढ़े, अभी हम लोग इसको तुरंत पढ़े थे। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। तो अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होगी? तो अभिसारी किरण पुंज में घटते जाता है और अपसारी किरण पुंज में दूरियां बढ़ते जाता है, क्योंकि अभिसारी में आके मिलता है तो दूरी घटते जाएगा और अपसारी में दूरियां बढ़ते जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला हेडिंग है हम लोगों का, अगला हेडिंग है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश पूर्णतः गमन कर जाता है, जैसे शीशा हो गया, पानी हो गया, साफ पानी, ये सबसे प्रकाश, हवा हो गया, बिल्कुल हम लोग प्रकाश को भेज सकते हैं। और कुछ चीज़ ऐसे होती है जिससे प्रकाश बिल्कुल नहीं जाता है, जैसे ईटा हो गया, पत्थर हो गया, वाइट पत्थर नहीं दूसरा, ठीक है, तो इससे प्रकाश बिल्कुल नहीं जाता है, अपारदर्शी हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जिसे धुंधला धुंधला करके जाता है, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, तो ये आपके होंगे पारभासी पदार्थ। तो 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी पूरा गमन करेगा, अपारदर्शी बिल्कुल गमन नहीं करेगा, पारभासी अंशतः गमन करेगा। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? इसमें लिखा हुआ है कांच, हवा, पानी, ये सब पारदर्शी है। अपारदर्शी में है ईंट, लकड़ी, लोहा, अपारदर्शी पदार्थ है। और पारभासी पदार्थ में है आपका घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। किस पदार्थ से प्रकाश पूर्णतः गमन, देख लीजिए ध्यान से, कर किस पदार्थ से प्रकाश पूर्णतः गमन करता है? पारदर्शी से पदार्थ प्रकाश जो है पूर्णतः गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ से प्रकाश अंशतः गमन करता है? पारभासी से। किस पदार्थ से प्रकाश गमन नहीं करता है? अपारदर्शी से। पेंट या मोटा गत्ता धातु की प्लेट कैसा पदार्थ है? अपारदर्शी पदार्थ है। किरण पुंज का उदाहरण देखिए, समांतर किरण पुंज सभी एक दूसरे के समांतर होता है, कभी कटता नहीं है। और ये अपसारी किरण पुंज है, एक बिंदु से निकलकर फैलते चला जाता है, इसमें दूरियां बढ़ रही है, इसमें दूरियां सब जगह सेम है। और एक है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज देखिए, इसमें सभी किरणें आके एक बिंदु पर मिलती है, इसमें दूरियां घटती चली जाती है। बने रहिए इस तरह, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
समतल दर्पण किसका बना होता है? समतल दर्पण कांच का बना एक समतल प्लेट का होता है। समतल दर्पण एक और से रजित किया होता है। समतल दर्पण को रजित किससे किया जाता है? चांदी या कोई रंग से किया जाता है। चांदी वैसे अच्छा परावर्तक सतह बनाता है, तो बाकी तो जनरल में तो हम लोग क्या ही कह सकते हैं, रंग से कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। रजित करने के बाद दर्पण पर कौन सी पेंट चढ़ा दी जाती है? लाल या कोई गाढ़ा रंग। अब अगला है किरण आरेख किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों के द्वारा किरण पथ को दर्शाने की प्रक्रिया को ही हम लोग किरण आरेख कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। समतल दर्पण पर लंबक पड़ने वाली किरण के लिए आपतन कोण 0 डिग्री होता है और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। समतल दर्पण पर लंबक पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में उसी पथ पे लौट जाती है। याद रखिएगा कि समतल दर्पण पर जब कोई किरण को हम लंबवत भेजते हैं तो वह लंबवत ही लौट जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, मैट्रिक में पूछता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु स्रोत से या किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलती है तो दर्पण पर पड़ती है और दर्पण पर पड़ने के बाद वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। और लौटने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर वस्तु से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होता है तो वहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को किस पर उतारा जा सकता है? पर्दा पे। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किस पर उतारा नहीं जा सकता है? पर्दा पे। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को किससे निरूपित किया जाता है? टूटी हुई रेखाओं से या बिंदु से। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा गोलीय दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। कांच का बना हुआ पदार्थ जो एक और से रंगा हुआ होता है, रजित क्या होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। अब ये गोलिया है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अब हम लोग उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं और अवतल दर्पण होते हैं। समतल तो एक अलग ही प्रकार का हो जाता है, समतल को इसमें कंसिडर करना ठीक नहीं रहेगा। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। बाकी एक तो अलग से समतल हम रख लेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, मतलब ये बाहर से रंगा हुआ होता है। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, यानी ये अंदर से रंगा हुआ होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण भी बता दिए। अब ध्रुव के बारे में हम लोग बताएंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव के बारे में बताएंगे। अब हम ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव के बारे में हम लोग बताएंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, याद रखिएगा। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है ध्रुव कहते हैं, इसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसको पी से निरूपित किया जाता है। उसके बाद है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग हो उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट हम लोग का लेके चलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो जो गोलीय दर्पण होता है ना उसके केंद्र और वक्रता, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम, मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष से इधर की दूरियां धनात्मक होती है और इधर की दूरियां ऋणात्मक होती है। आगे देखिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा इस साइड से पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग हो उसका त्रिज्या क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग हो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है फोकस किसे कहते हैं? फोकस किसे कहते हैं?
नेक्स्ट हेडिंग है फोकस किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं। फोकस को बड़ा एफ से निरूपित करता है, फोकस दूरी को छोटा एफ से निरूपित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और वास्तविक फोकस किस दर्पण में होता है? अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ये रिवीजन सीरीज है, अभी स्टडी नहीं करवाया जा रहा है, ये केवल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं रिवीजन सीरीज के वीडियो में। आप इसको डबल स्पीड से भी देख सकते हैं। काल्पनिक फोकस किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में काल्पनिक फोकस बनता है। ध्रुव पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुव पर बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है। फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत बड़ा बनता है, और अनंत पे बनता है। अनंत पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देख लीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है? नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। दो रेखाएं खींचकर एक वस्तु के सर से मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर से वस्तु के सर पर से वक्रता केंद्र की दिशा में किस दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी होती है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब एफ बराबर क्या होता है? फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। छोटा एफ और बड़ा एफ में क्या अंतर है? छोटा एफ फोकस दूरी होता है जबकि बड़ा एफ फोकस होता है। क्या हम एफ बराबर r/2 उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में सिद्ध कर सकते हैं? हाँ, दोनों दर्पण में एफ बराबर r/2 सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है, एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f, ये भी पूछा जाता है। सही में किस दर्पण में परावर्तित किरण फोकस से गुजरती है? अवतल दर्पण में परावर्तित किरण फोकस से गुजरती है। और किस दर्पण में परावर्तित किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है? उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है। फोकस की दिशा में आने वाली किरण मुख्य अक्ष के कैसे लौटती है? जब फोकस की दिशा में आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के जब समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। फोकस क्या होता है? जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें का परावर्तन जो होता है पुनः उसी पथ पे हो जाता है, क्योंकि वक्रता दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, जिसको हेडलाइट को अग्रदीप बोलते हैं। सौर भट्टी में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में यानी दाढ़ी बनाने में किया जाता है, नाक कान दांत के डॉक्टर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग को देखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर में पीछे देखने में किया जाता है, और स्ट्रीट लाइट यानी गली के लाइट में किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस चैप्टर में। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। इसमें v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वस्तु की दूरी है, f जो है फोकस दूरी है, जहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई है। दर्पण सूत्र क्या होता है? फिर से लिखा हुआ है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f को दर्पण सूत्र कहते हैं। और लेंस सूत्र क्या होता है? यहाँ माइनस लग जाता है। 1/v - 1/u बराबर 1/f को लेंस सूत्र कहते हैं। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है कि आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन को m से निरूपित किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और आवर्धन को m कहते हैं। दर्पण के आवर्धन का दूसरा सूत्र क्या होता है? m बराबर -v/u। ये याद रखिएगा कि m में -v/u आता है जबकि लेंस में +v/u आता है। ये क्वेश्चन पूछता है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, याद रखिएगा, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, वो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जब आवर्धन होता है ना हमेशा 1 से कम होता है। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन 1 से छोटा 1 से बड़ा 1 हो सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। किस दर्पण का आवर्धन का मान 1 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 हो सकता है? अवतल दर्पण का। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? कि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, और आवर्धन का ऋणात्मक
यहाँ पे है ना प्रतिबिंब। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है, प्रतिबिंब वास्तविक है, और जो वास्तविक होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। और आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है, प्रतिबिंब सीधा है, जब सीधा होगा तो काल्पनिक होगा। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, उत्तल दर्पण का, इसीलिए इसको साइलेंडर में उपयोग में लाया जाता है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन का कोई मात्रा नहीं होता है। अगर वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है तो फोकस दूरी 16 सेमी होगी, और चूंकि ये प्लस में है इसीलिए उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल का तो फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ये हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। अगर वीडियो सही लगा हो तो बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डॉक्टर चेतन सर।